हे एवरीवन, वेलकम टू फार्मा सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं फेनिटॉइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फेनिटॉइन क्या है? इट इज़ अ बारबिटूरेट एनालॉग। ठीक है, बारबिटूरेट का क्या है? एनालॉग है। इट इज़ अ मेजर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, फेनिटॉइन जो है एक मेजर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट प्रिवेंट रेपिटेटिव डेटोनेशन ऑफ नॉर्मल ब्रेन सेल। ठीक है, जो फेनिटॉइन है वो किस चीज़ को प्रिवेंट कर रही है? डेटोनेशन ऑफ नॉर्मल ब्रेन सेल, मतलब नॉर्मल ब्रेन सेल एक्साइट ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करिए। कैसे प्रिवेंट करिए वो देखते हैं। बाई प्रोलॉन्गिंग द इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं उनको इनएक्टिव कंडीशन में ही रख रही है। मींस उनको बहुत लंबे समय के लिए इनएक्टिव कंडीशन में रख के वो प्रिवेंट कर रही है रेपिटेटिव डेटोनेशन को। तो अब इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा, हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज आर इनहिबिटेड विथ लिटिल इफेक्ट ऑन नॉर्मल लो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज। तो ये से ये हो रहा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज था हमारे ब्रेन सेल्स में वो इनहिबिट हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल लो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज है उस पर थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा। देखिए फेनिटॉइन क्या कर रहा है। फेनिटॉइन एपिलेप्सी को प्रिवेंट कर रहा है। इट इज़ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये तो हमें समझ में आ गया। अब वो कैसे प्रिवेंट कर रहा है? वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को क्लोज ही रख रहा है ताकि सेल बार बार डिपोलराइज ना हो। अगर सेल बार बार डिपोलराइज नहीं होगी तो एपिलेप्टिक कंडीशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं हम कि वो और क्या करता है। ठीक है, इट डिक्रीजेज प्री सिनेप्टिक रिलीज ऑफ ग्लूटामेट। हम जानते हैं कि ग्लूटामेट जो होता है वो एक्साइटेटरी हार्मोन होता है। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी ऑलरेडी एपिलेप्सी में है, बार बार उसे इम्पल्स मिल रहे हैं, बार बार वो ट्रिगर हो रही है, तो हमें उस ट्रिगर को रोकना है। इसीलिए वो क्या करता है? डिक्रीज करता है एक्साइटेटरी हार्मोन्स को बॉडी में। ठीक है, दूसरा देखिए, स्टिमुलेट गाबा रिलीज। ठीक है, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो गाबा जो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा ताकि ये इनहिबिशन का काम कर सके। तीसरा है डिक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स। ठीक है, सेल के अंदर कैल्शियम को आने से भी ये रोक देगा। सो थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम ड्यूरिंग रिपीटेटिव फायरिंग इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। ठीक है, फेनिटॉइन क्या करता है? इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन को रोकता है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ठीक है, जिससे सेल बार बार डिपोलराइज ना हो। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, थेरापेटिक कंसंट्रेशन ऑफ फेनिटॉइन हैव नो इफेक्ट ऑन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अगर आप थेरापेटिक कंसंट्रेशन देते हैं फेनिटॉइन का तो उसका कोई भी इफेक्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे नहीं होगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन आप किसी भी पेशेंट को देते हैं तब इट माइट बी अफेक्ट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके लेवल पे नहीं, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को नहीं डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ओरल रूट के थ्रू होगा, बट इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू पुअर एक्वस सॉल्युबिलिटी। फेनेटॉइन का जो सॉल्युबिलिटी होता है एक्वस में वो बहुत पुअर होता है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है ओरल रूट के थ्रू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। इसकी बायो अवेलेबिलिटी फिक्स नहीं होती है, ये डिफर करेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है लिवर के थ्रू होगा, और मेजरली हमें दो तरीके से मेटाबॉलिज्म देखने को मिलते हैं। मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू होता है, दो पार्ट में हम मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। पहला है हाइड्रोक्साइलेशन एंड दूसरा है ग्लूकुरोनाइड। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइलेशन है वो किसके थ्रू होता है? CYP2C9 के थ्रू होगा या फिर CYP2C19 के थ्रू होता है। ठीक है, और जो बचा कुचा काम होगा वो कॉन्जुगेशन के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और दो फेजेस के थ्रू मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इसका कैसे काम करता है। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कैपेसिटी लिमिटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म एक सर्टेन कैपेसिटी तक होगा, उससे ज़्यादा अगर आपने कंसंट्रेशन दे दिया है तो मेटाबॉलिज्म उसका नहीं होगा, इट विल लीड्स टू टॉक्सिसिटी। चलिए देखते कैसे। ठीक है, चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर।
अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज करा है तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। वो फर्स्ट ऑर्डर से कहाँ चली जाएगी, ज़ीरो ऑर्डर पे चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होने पे क्या होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन डोज प्रोड्यूसेस हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर आपने थोड़ा भी डोज इंक्रीज किया तो जो जो फेनेटोइन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो बहुत अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं ऑन थेरापेटिक लेवल। अगर आपने थेरापेटिक लेवल पे फेनेटोइन दिया है किसी भी पेशेंट को तो उसका टी हाफ 12 से लेकर 24 आवर्स तक देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ऑन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 10 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, तो इस कंडीशन पे जो टी हाफ हमें देखने को मिलेगा वो 60 आवर्स तक देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए आपने क्या करा, आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया है तो जो टी हाफ था वो भी इंक्रीज हो गया है, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर से ज़ीरो ऑर्डर में शिफ्ट हो चुकी होगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया है, ठीक है, इसलिए एंजाइम सैचुरेशंस देखने को मिलेंगे। मींस जो मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स होंगे वो सैचुरेट हो चुके होंगे, और अब जो बची कुछ कंसंट्रेशन होगी वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको बोला कि ये कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडीआर मींस एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। अगर हम इस ड्रग को फेनेटोइन को प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे, लंबे समय तक यूज़ करेंगे, तब हमें एडीआर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे गम हाइपरट्रॉफी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। गम हाइपरट्रॉफी मीन्स ओवर ग्रोथ ऑफ जिंजिवल कोलेजन फाइबर, ठीक है, ओवर ग्रोथ ऑफ जिंजिवल कोलेजन फाइबर। तो ओवर ग्रोथ किसका हो जाएगा, जिंजिवल कोलेजन फाइबर का ओवर ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिलेगा हेयरसुटिज्म। व्हाट इज हेयरसुटिज्म, इट इज मेल लाइक फेशियल फीचर्स, ठीक है, मेल लाइक फेशियल फीचर्स होते हैं इसमें। तीसरा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलेगी, जैसे रैशेस देखने को मिल सकते हैं एंड लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिल सकती है, ठीक है। चौथे की बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमें एडीआर में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंटरफेरेंस विथ फोलेट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फेनेटोइन क्या करता है, वो फोलेट के एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, इंटरफेरेंस करता है, ठीक है, इंटरफेयर करेगा, इसलिए हमें फोलेट की डिफिशियंसी के कारण अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। पांचवा देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज फेनेटोइन इंटरफेयर विथ विटामिन डी एक्टिवेशन, विटामिन डी की एक्टिवेशन में भी ये इंटरफेयर करा, इस वजह से हमें ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। छठे की बात करें, अगर किसी को फेनेटोइन प्रेगनेंसी के टाइम में दे दिया जाए या दे दिया गया हो तो वो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, ठीक है, ये फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम प्रोड्यूस करेगा। अब देखते हैं सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहला है हाइपोप्लास्टिक फेलेंजेस, दूसरा है क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लिप, माइक्रोसेफेली। सो ये चारों हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम में, जो कि प्रेगनेंसी के कंडीशंस में अगर आपने फेनेटोइन दे दिया है तो होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फेनेटोइन की अगर टॉक्सिसिटी हो गई है या ओवरडोज हो गया है तो क्या क्या हमें कंडीशंस देखने को मिलेगी। पहला है सेरिबुलर एंड वेस्टिबुलर मैनिफेस्टेशन, ठीक है, क्या क्या सेरिबुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे, अटेक्सिया देखने को मिल सकता है, वर्टिगो, डिप्लोपिया एंड निस्टैग्मस, ठीक है। दूसरा, इट विल कॉज रिजिडिटी, हेलुसिनेशन एंड ड्राउजीनेस, ठीक है, रिजिडिटी होगी, हेलुसिनेशन में पेशेंट जा सकता है और ड्राउजीनेस फील कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड नोजिया विल बी देयर, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में उस पेशेंट को पेन हो सकता है और नोजिया भी उसे फील हो सकती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं ओवरडोज का, अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया गया है फेनेटोइन का, इफ आईवी इंजेक्शन ऑफ फेनेटोइन इज गिवन, इट कैन कॉज लोकल वैस्कुलर इंजरी, ठीक है, जहां पे आपने दिया है वहां पे वो वैस्कुलर इंजरी करा सकते हैं। अब वो इंजरी क्या क्या कर सकती है, इट विल कॉज इंटिमल डैमेज, इंटिमल लेयर को डैमेज कर सकता है, एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन, और वेन में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू एडिमा एंड डिस्कलरेशन ऑफ इंजेक्टेड लिम्ब, ठीक है, जिस लिम्ब में आपने इंजेक्ट करा है वहां पे डिस्कलरेशन हो जाएगा और एडिमा के कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम फिफ्थ ओवरडोज या टॉक्सिसिटी पॉइंट पे आते हैं, दैट इज आईवी इंजेक्शन आपने अगर दिया है तो पेशेंट का जो बीपी हो वो गिर सकता है, फॉल इन बीपी एंड कार्डिक एरिथमियाज भी देखने को मिल सकते हैं इन द केस ऑफ ओवरडोज, ठीक है। सो हम बात करेंगे इंटरेक्शंस के बारे में, ठीक है, कि फेनेटोइन का दूसरे ड्रग के साथ क्या क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, देखते हैं।
देखिए फेनेटोइन क्या, इट इज पोटेंट इंड्यूसर ऑफ CYP2C8 एंड 9 एंड CYP3A 4 एंड 5 आइसोएंजाइम्स। ठीक है, तो जो फेनेटोइन है ये एक पोटेंट इंड्यूसर है। ठीक है, इन एंजाइम्स को, इन आइसोएंजाइम्स को क्या करता है, वो इंड्यूस करता है। ठीक है, इट इज अ पोटेंट इंड्यूसर। ठीक है, इट कम्पिटेटिवली इनहिबिट CYP2C9 एंड 19। ठीक है, इनको तो ये इंड्यूस करने का काम कर रहा है, लेकिन CYP2C9 और 19 को इट विल कम्पिटेटिवली इनहिबिट, ये इनहिबिट कर देगा इसे। ठीक है, तीसरा इंटरेक्शन देखते हैं हम, फिनोबार्बिटोन कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट फेनेटोइन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिनोबार्बिटोन जो है वो कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है फेनेटोइन के मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, कार्बामाजेपिन और फेनेटोइन का इंटरेक्शन देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे इनके मेटाबॉलिज्म के लिए, इंड्यूस ईच अदर्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बामाजेपिन एंड फेनेटोइन विल इंड्यूस ईच अदर फॉर द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की इंटरेक्शन में, दैट इज वेलप्रोवेट एंड फेनेटोइन। ठीक है, व्हाट वेलप्रोवेट विल डू टू द फेनेटोइन, इट विल डिस्प्लेस प्रोटीन बाउंड फेनेटोइन। ठीक है, ऐसी फेनेटोइन जो प्रोटीन से बाउंडेड है उसको क्या करेगा, वेलप्रोवेट डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब जो प्रोटीन बाउंडेड फेनेटोइन डिस्प्लेस हुई है तो वो जाएंगे कहाँ पे, वो जाएंगे प्लाज्मा में। ठीक है, हेंस जो प्लाज्मा लेवल है फेनेटोइन का वो इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स अनबाउंड फेनेटोइन इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर वेलप्रोवेट फेनेटोइन को इनहिबिट कर रहा है प्रोटीन बाउंडेड होने से, तो इसका मतलब है वो मेटाबॉलिज्म को भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो वेलप्रोवेट 3 काम करेगा, डिस्प्लेस द फेनेटोइन, इंक्रीज द फेनेटोइन इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनेटोइन। ठीक है, वेलप्रोवेट का इंट्रैक्शन हो गया। एक और पॉइंट देखते हैं इसमें, क्लोरामफेनिकॉल, आइसोनियाजिड, सिमेटिडीन, वारफेरिन। ठीक है, ये सब क्या करेंगे, इट विल इनहिबिट फेनेटोइन मेटाबॉलिज्म, ये फेनेटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेंगे। तो अगर फेनेटोइन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो रहा है, इसका मतलब है कि फेनेटोइन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड दैट विल लीड्स टू टॉक्सिसिटी। ठीक है, फेनेटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। फिर लास्ट इंट्रैक्शन देखते हैं हम, फेनेटोइन का इंट्रैक्शन देखते हैं स्टेरॉइड्स के साथ। अगर फेनेटोइन का इंट्रैक्शन स्टेरॉइड्स के साथ देखें तो हमें दिखेगा कि फेलियर ऑफ स्टेरॉइड इज देयर। अगर आपने फेनेटोइन को स्टेरॉइड के साथ दिया है तो स्टेरॉइड काम नहीं करेगी। ठीक है, तो स्टेरॉइड का क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फेनेटोइन किसको स्टिमुलेट करता है, माइक्रोजोमल एंजाइम्स को स्टिमुलेट करेगा, और ये माइक्रोजोमल एंजाइम्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड। ठीक है, इसलिए फेनेटोइन स्टेरॉइड्स को फेल कर देगी। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज यूजेस। ठीक है, चलिए अब हम फेनेटोइन के यूजेस के बारे में बात करें तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड ड्रग फॉर GTCS एंड पार्शियल सीजर। ठीक है, तो ये GTCS का स्टैंडर्ड ड्रग है और पार्शियल सीजर के केस में भी ये एज अ स्टैंडर्ड ड्रग वर्क करता है। ठीक है, दूसरा अगर पॉइंट देखें तो ड्यू टू नॉन लीनियर क्लियरेंस, स्मॉल इंक्रीज इन डोज will leads to increase in plasma concentration that leads to toxicity। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो it exacerbates absence and myoclonic seizure। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर एब्सेंस और माइक्लोनिक सीजर में फेनेटोइन देते हो तो ये इनकी कंडीशंस को और वर्सन कर देगा और ख़राब कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम प्रोहिबिट करेंगे। ठीक है, चौथे की बात करें तो फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस फेनेटोइन सोडियम IV इज़ यूज। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में फेनेटोइन सोडियम IV देते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के केस में फेनेटोइन इज द सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोज की, फेनेटोइन की कौन कौन सी डोज, कितनी कितनी अमाउंट की डोज लेनी होती है। ठीक है, हम स्टार्ट विथ 100 mg BD। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 100 mg BD से। ठीक है, पर डे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 400 मिलीग्राम ले सकते हैं। ठीक है, बट हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम स्पेशलिस्ट। ठीक है, अपने से नहीं लेना है। चिल्ड्रन में 5 to 8 मिलीग्राम पर kg पर डे के अकॉर्डिंग ये फेनेटोइन चलती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द फेनेटोइन। मैंने फेनेटोइन के सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। ठीक है, आप इसका फ्रीक्वेंट रिवीजन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप हसलिंग। थैंक यू।